So the question is that if the cost of capital of the company is 15%, whether factor should be appointed, that is a question. I want you to write in the chat box, स्टेप नंबर 1 के कैलकुलेशन में कोई फर्क आएगा नहीं आएगा? स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा, that is amount of the debtors after appointment of the factor. I want you to write in the chat box, स्टेप नंबर 2 के कैलकुलेशन में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? स्टेप नंबर 2 will also remain same. स्टेप नंबर 3 में फर्क आएगा. इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल एज इट इज, उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो है वो 10% का 15% हो जाएगा और उसके ऊपर से हमको रिवाइज आंसर कैलकुलेट करना है. अगेन यहाँ पे भी 10% का 15% हो जाएगा, उसके ऊपर से हमको रिवाइज आंसर कैलकुलेट करना है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर. प्लीज राइट डाउन आंसर. स्टेप नंबर 1, उसमें लिखो calculation of debtors after appointment of factor. उस पे लिखे ₹80 lakhs, ब्रैकेट में लिखे as calculated above. Step number 2, amount advanced by factor to the company. It is 67,23,200. तो यहां पे आएगा 67,23,200. Step number 3, calculation of total cost for in-house management of receivable comma with appointment of the factor. इन हाउस का आंसर आप कीजिए एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, फिर मैं करके देता हूं. तो ऑप्शन नंबर 1 में इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल और ऑप्शन नंबर 2 में फैक्टरिंग. बेड डेट्स सिर्फ इन हाउस में आएगा 320 lakhs into 1.5%, यानी 4,80,000. उसके बाद कलेक्शन कॉस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹5 lakhs. उसके बाद कैरिंग कॉस्ट. We understand that it is 320 lakhs divided by 360 into 90 into cost of capital is this time 15%. So 80 lakhs into 15%, 12 lakhs. This is in case of in-house management of the receivable. Now I want you to do answer for the factoring services. Now जब हम लोग फैक्टर को ओपन करेंगे तो सबसे पहला खर्चा होगा फैक्टरिंग कमीशन का.
इट इज 320 lakhs इंटू 2%, यानी 6,40,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट टू फैक्टर, उसमें आएगा 70,40,000, उसका 18%, 12,67,200। और फिर आएगा कैरिंग कॉस्ट ऑफ द ओन फंड्स, उसमें ऐसा लिखा जाएगा 80 lakhs minus 67 lakh 23,200, मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है 15%। 80 lakhs minus 67 23,200, so 1276,800, उसका 15%, so 191,520। ऐसा करके हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे दोनों ऑप्शंस का। दोनों में से जिसका खर्चा कम होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो प्रेजेंट का टोटल कॉस्ट है 4,80,000 प्लस 5 lakhs प्लस 12 lakhs 21,80,000। और जब हम लोग फैक्टर को अपॉइंट करेंगे उसके बाद होगा 191,520 प्लस 6,40,000 प्लस 1267,200, that comes to 20,98,720। ऐसा करके टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। दोनों में से जो सस्ता है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। सस्ता कौन सा फैक्टरिंग है, तो क्या बोलेंगे, अपॉइंट फैक्टर। So decision is upon factor. Yes, I request all of you to take down answer, please. So small summary. स्टेप नंबर 1 में हमने डेटा कैलकुलेट किया है, दैट इज 80 lakhs ऑलरेडी है हमारे पास। स्टेप नंबर 2 में जितना हमको लोन मिलने वाला है 67,23,200, अगेन उसका कैलकुलेशन आगे हमने करके रखा है। स्टेप नंबर 3 में दोनों ऑप्शन का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और जो ऑप्शन का खर्चा कम है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग। तो भी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम लोग समझेंगे उसका यूज क्या है। ऐसा हम लोग ग्रेजुअली ये सब चीज समझेंगे। तो सबसे पहले मैं ये फोकस कर रहा हूँ दैट से इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग का मतलब ये है दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, what is the cost of capital of the company at which the total cost for in-house management of the receivable and total cost for factoring are same। ये दोनों अल्टरनेटिव्स का टोटल कॉस्ट सेम हो जाएगा। ऐसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सा है वो हमको कैलकुलेट करना है और उसको टेक्निकली बोला जाता है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग। ये पहला चीज है। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका यूज क्या है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद समझते हैं। उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स, अगेन हमारे 3 सिंपल स्टेप है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द डेटर्स। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट एडवांस बाय द फैक्टर टू द कंपनी। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स पता है, यहाँ पे उसको एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे, इसको एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे। तो ये जो है ना वो वैल्यू टर्म में आने की जगह एक एक्स के टर्म में आ जाएगा, 80 lakhs एक्स और बाद में हो जाएगा 12,76,800 एक्स। ऐसा करके हम लोग टोटल कॉस्ट का टोटल करेंगे
एंड देन से कीपिंग बोथ ऑफ देम सेम हम लोग x का कैलकुलेशन करेंगे. दैट इज द सीक्वेंस इन विच वी हैव टू डू आंसर. सबसे पहले हमको क्या करना है, डेटर्स, फिर क्या करना है, अमाउंट एडवांस, फिर हमको क्या करना है, taking the cost of capital of the company X, we are required to make the computation of the total cost for in-house and total cost, say once we appoint the factor. I request you to write down heading effective cost of factoring. उसमें लिखिए आप लोग फर्स्ट पॉइंट, effective cost of factoring means such cost of capital of the company at which total cost for both the options will be same. Second point, assuming that cost of capital of the company is X, comma, answer is calculated. Full stop. Step number 1, debtors after appointment of factor. It is an amount of rupees 80 lakhs. Step number 2, calculation of advance amount by factor. In that write-down, rupees 67 lakh 23,200. Step number 3, calculation of value of X. X क्या है? Cost of capital of the company at which total cost for both the options will become same. Option number 1 क्या है? In-house management of receivable. ऑप्शन नंबर 2 क्या है? फैक्टरिंग सर्विसेज. और ये दोनों ऑप्शन का हम लोग क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो इन केस ऑफ द इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल, अगेन सबसे पहले आएगा बेड डेट्स. इट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 320 lakhs into 1.5%. So 4,80,000. Next is collection cost. कलेक्शन कॉस्ट आएगा 5 लाख. उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट.
कैरिंग कॉस्ट के लिए वापस 320 lakhs डिवाइडेड बाय 316 इंटू 90 इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी क्या होगा 80 lakhs इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि 80 lakhs इंटू एक्स। ये किसका हुआ? इन हाउस का हुआ। फैक्टर को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? फैक्टरिंग कमीशन। इट इज 320 lakhs इंटू 2%, यानी कितना आएगा? 6,40,000। उसके बाद क्या होगा? वी अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट टू फैक्टर, it is an amount of rupees 12,76,800. So 12,67,800। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स वो यहाँ पे लिखा जाएगा 80 lakhs माइनस 67,23,200, इन दोनों का डिफरेंस इंटू एक्स। 12,76,800 इंटू एक्स। तो इन हाउस का खर्चा क्या हुआ? 4,80,000 प्लस 5 लाख, सो कुल मिला के 9,80,000, 9,80,000 प्लस 80 lakhs इंटू एक्स। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अगर फैक्टर को अपॉइंट किया जाएगा तो क्या होगा? 6,40,000 प्लस 12,67,200, तो 19,07,200 प्लस 12,76,800 इंटू एक्स। ऐसा करके टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा दोनों ऑप्शंस में। ना हमको x का वैल्यूएशन करना है, दैट इज x का कैलकुलेशन करना है। वी अंडरस्टैंड दैट से दोनों को सेम रखेंगे और x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल कॉस्ट फॉर इन हाउस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फॉर फैक्टरिंग। सो 9,80,000 प्लस 80 lakhs इंटू एक्स, और बाद में क्या होगा? 19,07,200 प्लस 12,76,800 इंटू एक्स। सो 12,76,800 को हमने ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया। $9,80,000 को भी ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया हमने। $80 lakhs minus 12,76,800, so 67,23,200 into x is equal to 9,27,200। तो फाइनल आंसर 13.79%। इसको इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग बोला जाता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं रिपीट कर देता हूं। स्टेप नंबर 1 डेटर्स सेम, कैलकुलेशन ऑफ द एडवांस सेम। फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों ऑप्शंस का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कैरिंग कॉस्ट के लिए हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे टू द अमाउंट। फिर वी विल मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द एक्स वैल्यू एज बैलेंसिंग फिगर
by keeping both the that is values same. तो आंसर आता है 13.79%. This is what we understand is the effective cost of the factoring. Now मैं next segment में जाता हूँ, that is उसका use क्या है. Now the use of the effective cost of the factoring is like this. Listen carefully what I am going to speak. It is useful in decision making in this way. Effective cost of factoring is supposed to be compared with 13.79% to decide whether to appoint factor or not. I'm sorry, effective cost of factoring 13.79% is required to be compared with the cost of capital of the company to decide whether to appoint the factor or not. तो 13.79 को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर किया जाएगा. अगर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, then in that case do not appoint factor. Why? Because we understand that से जो खर्चा है ना वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, इसलिए हमको फैक्टर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए. सी देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था, हमने वर्किंग करके रखा है, इन विच वी हैव एडवाइज्ड दैट से डू नॉट अपॉइंट द फैक्टर. तो जो आंसर हम लोग ऐसा करते हैं ना, वैसा हम लोग यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिसीजन ले सकते हैं बाय मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग. यानी फैक्टर को अपॉइंट करने का खर्चा कितना है 13.79. भाई हमारा अदरवाइज खर्चा सिर्फ 10% ही है, तो काहे को दैट इज फैक्टर अपॉइंट करें. फैक्टर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए. अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, देन इन दैट केस क्या करेंगे, वी विल एडवाइज द कंपनी टू अपॉइंट फैक्टर. यानी कि कंपनी का खुद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे भाई चलो फैक्टर को अपॉइंट कर देंगे. क्यों? क्योंकि फैक्टर को अपॉइंट करना सस्ता है, ऐसा हम लोग लिखेंगे. वापस देखो हम लोग अगले क्वेश्चन में किया है आंसर. जब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% था, एट दैट टाइम वी हैव एडवाइज्ड द कंपनी टू अपॉइंट द फैक्टर. So this is the way we can take the decision, and this is the usefulness of the effective cost of factoring. और लास्ट में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, अगर ये दोनों सेम है, then in that case you are indifferent whether to appoint the factor or not. So this is the use of the effective cost of the factoring. Now as a student you may have a question कि सर हमने जो अगले क्वेश्चंस किए, अगले क्वेश्चंस में अगर हम लोग इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग कैलकुलेट करेंगे और उसी को हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे अगर आंसर देंगे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा. वैसा भी आंसर आप लिख सकते हो. प्लीज राइट डाउन आंसर.